एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है? सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी। लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो, लोग कैसे लपालप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला, एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना।
सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा, मर गई रे, ये क्या हो रहा है? हर जगह बहुत खुजली हो रही है। मर गई रे, मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत जिसे उसने 100 का नोट दिया था दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो। मैं वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है। एक गांव में आकाश और विकास नाम के 2 दोस्त रहते थे। आकाश गरीब था जबकि विकास अमीर था। कल यार पापा एक साइंस एग्जीबिशन में गए और दूरबीन खरीद लाए। बड़े लोग बड़ी बातें। अगर अच्छे दोस्त ना हो तो अमीरी में भी कोई सुख नहीं है। चल, मैंने कल लस्सी पिलाई थी, आज तू समोसे खिला। चलो बाजार चलते हैं। आकाश और विकास बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दोनों दोस्त दुकान के पास जाते हैं। काका, दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? समोसे की नई दुकान खुली है, ऐसे बढ़िया समोसे हैं, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ला पैसे दे, 2 समोसे खरीद लेता हूँ। नहीं, बस तू अपने लिए खरीद, मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं। आकाश अपने लिए एक समोसा खरीद रहा होता है, तभी विकास की नजर समोसे बेचने वाले पर पड़ती है। विकास समोसे बेचने वाले को कुछ शक की निगाहों से देखता है। बड़ी मुश्किल से एक समोसा मिला है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम भी खा कर देखो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। इस दुकान का नाम देख लेता हूँ, कल फिर यहाँ आऊंगा। आकाश दुकान का नाम देखता है। दुकान का नाम होता है जादुई समोसे। तुमने एक बात नोट की क्या? हर कोई समोसे वाले के समोसे की तारीफ कर रहा है और कह रहा है एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। मुझे तो जादुई समोसे में कुछ गड़बड़ लग रही है। उस समोसे वाले को देखकर भी मुझे शक हो रहा है। जासूसी नॉवेल पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है और बारिश भी आने वाली है। आकाश और विकास अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन आकाश जब सोकर उठता है तो उठते ही उसे जादुई समोसे वाली दुकान के समोसे खाने का मन करने लगता है। आकाश का चारपाई बुनने का खानदानी काम था। बेटा, रामपाल अपनी खटिया दे गए हैं, सादा बुनाई डालनी है उसमें। जी पिताजी। आकाश खटिया बुनने बैठता है लेकिन अपने काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा पाता। पिताजी, मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। 2-3 दिन तो आकाश के पिताजी ने आकाश से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक दिन आकाश जब सुबह सुबह समोसे खाने जाने लगा तो पिताजी ने उसे टोक दिया। ये रोज रोज क्या समोसे खाता रहता है? पेट खराब कर लिया है तूने समोसे खाकर अपना। पहले तो तूने इतने समोसे कभी नहीं खाए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से तो तूने हद कर रखी है। आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लेकिन पिताजी, मैं बिना समोसे खाए नहीं रह पाऊंगा। आकाश के पिताजी ने आकाश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आकाश फिर भी नहीं रुका। गांव वालों, मेरा लड़का पागल हो गया है, जरा इसे रोकने में मेरी मदद करो।
आकाश के पिताजी आकाश को पकड़ते हैं। पिताजी को एक आदमी पकड़ता है, उस आदमी को दूसरा आदमी पकड़ता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। इस तरह पूरी एक चेन बन जाती है। आकाश अपने पिताजी से हाथ छुड़ा लेता है, पूरी चेन एकदम से गिरती है। आकाश उस दिन भी जाकर समोसे खाता है। अगले दिन आकाश के पिताजी विकास के घर जाते हैं। विकास बेटा, पता नहीं आकाश को क्या हो गया है। बाजार में जादुई समोसे नाम की जो नई दुकान खुली है, बार बार उसी दुकान के समोसे खाने जाता है। आप चिंता ना करें अंकल जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस दिन जब रात को जादुई समोसे की दुकान का मालिक दुकान बंद करके अपने घर की ओर लौट रहा था, तो विकास ने दूरबीन से उसे देखा। विकास दुकान के मालिक का पीछा करता है। बहुत जल्द पूरे गांव को हमारे समोसे की लत लग जाएगी, तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गांव वाले मूर्ख जानते ही नहीं कि तुम एक केमिस्ट हो और समोसों में नशीला पदार्थ मिलाते हो, और फिर लोगों को समोसे की लत पड़ जाती है। हल्के बोल, किसी ने सुन लिया तो मारे जाएंगे। विकास सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन विकास कुछ गांव वालों के साथ जादुई समोसे वाली दुकान पर पहुंचता है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। मुखिया चाचा, पहले तुम समोसे खाओ। मुखिया चाचा समोसे खाते हैं। अब मेरा और समोसे खाने का मन कर रहा है। सच सच बताओ, तुम अपने समोसे में क्या मिलाते हो? आलू और मसालों के अलावा मैं कुछ भी नहीं मिलाता अपने समोसे में। सच बोल दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही दुकान का मालिक डर जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मैं समोसों में नशीला पदार्थ मिलाता था, ताकि लोगों को समोसे की लत लग जाए और वो बार बार मेरी दुकान पर समोसे खाने आए। विकास तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आकर केमिस्ट को गिरफ्तार करती है। इसीलिए मैं तुमसे कहा करता था कि बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। मलकापुर नाम का एक गांव था। वहाँ श्यामलाल अपने छोटे लाल और बेटी विमला के साथ रहता था। घर में माँ न होने की वजह से घर की देखभाल भाई बहन बखूबी करते। दोनों भाई बहन रेडी पर मैगी छोले कुलचा बेचने का काम किया करते थे। पूरे शहर में सबसे अच्छा व्यापार उनका ही था। बस समस्या ये थी कि विमला का पति उनका व्यापार हथियाना चाहता था, और इसी बात से छोटे लाल और केशव में हमेशा ही अनबन हुआ करती थी। बिमला, ओ बिमला, मैं कब से कह रहा हूँ हम भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। कब तक तुम अपने परिवार की दुकान में गधा मजदूरी करती रहोगी? आपको तो सिर्फ पैसा ही दिखता है, ये नहीं कि हमारे व्यापार में मदद करे। सुबह हुई नहीं कि आपका हर चीज में पनौती लगाना शुरू। विमला के डांटते ही केशव वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी समय छोटे लाल ने सारी बातें सुन ली और विमला से कहने लगा, दीदी, अगर जीजा जी चाहते हैं कि आप अपना व्यापार खोल लें, तो आपको वो खोल लेना चाहिए। आप क्यों हर दिन उनके ताने सुनती हैं? व्यापार तो व्यापार होता है, चाहे आप करें या मैं। तुम भी इनकी बातें सुनकर नाराज हो जाते हो। मैं समझती हूँ कि तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं अपने परिवार का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैगी छोले कुलचा इतना प्रसिद्ध था कि उनकी दुकान हमेशा ही भरी रहती, और इस बात की खबर केशव को थी। वो चाहता था कि अपना व्यापार खोलकर विमला की मदद से धनवान हो जाए। आ गई तुम। कैसा व्यापार गया आज का? हमेशा की तरह अच्छा ही गया होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, मुझसे बेफिजूल की बातें मत किया करो। थक हार कर मैगी छोले कुलचा दिन भर बेचती हूँ, और तुम मुझे अपने मन का पाप मत सुनाओ। विमला के कड़क व्यवहार की वजह से केशव शांत हो गया और मन ही मन सोचने लगा, इन भाई बहन को अलग करना होगा।
तभी कोई बात बनेगी। केशव अपने विचार अनुसार षड्यंत्र रचने लगा और मैगी छोले कुलचे के दुकान पर कुछ चोरों को घुसाकर सारे पैसे छोटेलाल के घर यानी उसके कमरे में रखवा दिया। हाय राम, हम लुट गए, चोरी हो गई हमारे दुकान में, हे भगवान। विमला की आवाज सुनकर गांव वाले और कई दुकानदार वाले वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर केशव खुश हो गया और अपनी अगली चाल चलने लगा। क्या हो गया भाग्यवान, इतनी परेशान क्यों हो? हमारे दुकान में चोरी हो गई। कल रात को ही सारे पैसे यही रखे हुए थे, किसी ने सब चुरा लिया। ये सब कैसे हो गया? मैंने रात को ही सारे पैसे आपके सामने संभाल के रखे थे। बहुत नुकसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर से कैसे व्यापार खड़ा करेंगे? हमारे साल भर की मेहनत थी वो। मौके का फायदा उठाकर केशव ने कहा, मैंने छोटेलाल को कुछ पैसे घर ले जाते हुए देखा था, शायद उसने ही घर रखे हो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं अपनी दुकान से चोरी क्यों करूंगा? चाहो तो मेरे कमरे की तलाशी ले लो। जब किसी की नीयत खराब हो जाती है तो उसका कोई भरोसा नहीं होता। केशव के इल्जाम से छोटेलाल क्रोध में आकर सबको अपने घर की तलाशी लेने के लिए कहता है और वहां जाते ही छोटेलाल चौंक जाता है। छोटेलाल देखता है कि सारे पैसे उसके घर में ही हैं। पैसों को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसी समय केशव बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, घर का भेदी ही लंका दहन करता है। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सरासर बेईमानी है। बस छोटे बस, तुझे जो करना था तूने कर दिया, अब कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुझसे। विमला और केशव वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, छोटू ऐसा कैसे कर सकता है। हम अपना मैगी छोले कुलचे का व्यापार शुरू कर देंगे और वो भी बिना किसी के मदद के। मैं तो पहले से ही कह रहा था तुम्हें कि ऐसा करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। अगले ही दिन से केशव और विमला ने अपने मैगी छोले कुलचे का गाड़ी लगाना शुरू किया। उस दिन छोटेलाल ने अपना दुकान नहीं खोला। केशव और विमला की खूब बिक्री हुई। मैं भी हार नहीं मानने वाला, मैं कल से मैगी छोले कुलचे की दुकान शुरू कर दूंगा। अगले दिन छोटेलाल ने अपनी दुकान खोल दी। छोटेलाल की पुश्तैनी दुकान होने की वजह से उस दिन सिर्फ उसी की बिक्री हुई। दूसरी तरफ विमला और केशव का व्यापार कुछ खास नहीं हुआ। छोटेलाल की दुकान अब भी हमसे ज्यादा चल रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अरे तो क्या गायब कर दोगे उसे? आप तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। पता नहीं उसने आपका क्या बिगाड़ा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और छोटेलाल के व्यवहार की वजह से उसके मैगी छोले कुलचे बहुत बिकते थे। केशव ने छोटेलाल को मार डालने की साजिश रची। उसने टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि सुबह जब छोटेलाल दुकान खोलने के लिए आएगा तब उसे अपनी टैक्सी से उड़ा देना। काम हो जाएगा, बाकी के पैसे काम होने पर दे देना। दूसरे दिन जब छोटेलाल दुकान खोलने जा रहा होता है, टैक्सी ड्राइवर उसी वक्त अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से चलाकर उसकी तरफ आता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी रोड पर विमला आ जाती है। विमला को खतरे में देखकर छोटेलाल कूदकर उसकी जान बचा लेता है। छोटेलाल उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। ये सब तूने जानबूझकर किया ना? मुझे मारो मत, मुझे पैसे तुम्हारे जीजा ने तुम्हें मारने के लिए दिए थे। गलती से तुम्हारी दीदी बीच में आ गई, मुझे जाने दो। सारी सच्चाई उनके सामने आ जाती है और केशव की चोरी पकड़ी जाती है। विमला केशव को अपने घर से निकाल देती है और अपने भाई छोटेलाल के साथ फिर से मैगी छोले कुलचे बेचने का व्यापार शुरू कर देती है। हमेशा की तरह उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और दोनों भाई बहन अपने पिता श्यामलाल के घर खुशी खुशी रहने लगते हैं। पुरीगंज नाम का एक गांव था जहां पर सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सुरेश को पानी पूरी खाना बहुत पसंद था।
सुरेश और गांव के काफी लोगों को दूसरे गांव जाना पड़ता था। माँ, थोड़े पैसे मिल सकते हैं? मुझे पानी पूरी खाने जाना है। नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। 20 रुपए के पानी पूरी के लिए 40 रुपए खर्च करके पानी पूरी खाने जाते हो तुम। माँ, अब क्या कर सकते हैं? हमारे गांव में पानी पूरी वाला तो है ही नहीं। इस गांव में बड़े पहाड़ को छोड़कर और कुछ नहीं है। जब सुरेश अपनी माँ से ये बात कर ही रहा होता है, उतने में ही सुरेश के पिता वहाँ आ जाते हैं। बेटा, तुम जब देखो तब सिर्फ पानी पूरी खाने की ही बातें करते रहते हो। ये सब छोड़कर कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे हाथ खेती कर करके घिस चुके हैं। हाँ पिताजी, मैं काम ढूंढ लूंगा। जब देखो तब आप मुझे ताना देते रहते हैं। अच्छा छोड़िए, थोड़े पैसे दे दीजिए। पानी पूरी खाने दूसरे गांव सुभाष नगर जाना है। बेटा, तुम कब सुधरोगे? सुरेश के पिताजी सुरेश को पानी पूरी खाने के लिए 50 रुपए देते हैं और सुरेश गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त रोहन का इंतजार करने लगता है। रोहन थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतने चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं रोहन, माँ और पिताजी दोनों ही काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूँ, मगर कोई काम मिले तब ना। बात तो सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, मैं कब से काम ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, नहीं तो सुभाष नगर जाने वाली बस छूट जाएगी। हाँ, चलो। सुरेश और रोहन दोनों ही पानी पूरी खाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी ओर गांव का लालची जमींदार लखन अपने कामगार गुल्लू को अपने पास बुलाता है। बताइए, क्या काम आ गया मालिक? मैं कोई नया व्यापार करना चाहता हूँ। बताओ, इस गांव में लोगों के पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं इन्हें दे सकूं और थोड़े पैसे ऐड सकूं? वैसे तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं मालिक, मगर गांव के काफी लोग पानी पूरी खाने दूसरे गांव जाते हैं, क्योंकि इस गांव में कोई पानी पूरी बेचता ही नहीं है। सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए दूसरे गांव जाते हैं? अब आएगा मजा। जाओ गुल्लू, और पानी पूरी का ठेला तैयार करो और पानी पूरी बेचना शुरू कर दो। और हाँ, ध्यान रहे, पानी पूरी 50 रुपए के नीचे मत बेचना। समझ आई बात? मगर पानी पूरी तो दूसरे गांव में 20 रुपए की मिलती है मालिक। हाँ, मगर हम 50 में ही बेचेंगे। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और जाओ, जाकर तैयारी करो। गुल्लू पानी पूरी बेचने की तैयारी में लग जाता है। सुरेश और रोहन पानी पूरी खाकर अपने गांव लौट आते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए इतनी दूर जाते हैं, मगर पानी पूरी खाकर सारी थकान एक बार में निकल जाती है। बात तो तुम सही कह रहे हो। काश हमारे गांव में भी एक पानी पूरी की दुकान होती तो हमें इतना दूर जाना नहीं पड़ता। सुरेश और रोहन दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं और गुल्लू जमींदार की पानी पूरी के ठेले का पूरा इंतजाम कर लेता है। अगला दिन होता है और रोहन और सुरेश एक बार फिर से उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। और रोहन, चल फिर से पानी पूरी खाने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, नेकी और पूछ पूछ। जैसे ही वो दोनों पानी पूरी खाने जा रहे होते हैं, उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। सुरेश और रोहन भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ पर गुल्लू पानी पूरी बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो। रोहन गुल्लू से पानी पूरी का भाव पूछता है और दोनों ही पानी पूरी का भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। 50 रुपए? इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 20 रुपए में ही पानी पूरी मिल जाती है। उतने में ही जमींदार लखन वहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है, तो वहीं जाकर खा लो पानी पूरी, हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में पानी पूरी खाने के लिए भी 50 रुपए ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है?
अच्छा, तो ये आपकी दुकान है। तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में पानी पूरी क्यों बेच रहा है। कोई बात नहीं, हम भी हमारी पानी पूरी की दुकान खोलेंगे और गांव वालों को कम पैसों में पानी पूरी खिलाएंगे। जाओ जाओ, बस गांव में एक मैं ही हूँ जिन्हें बाहर के लोग पानी पूरी की पूरी बनाकर देते हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम दुकान कैसे खोलते हो। सुरेश और रोहन दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो कैसे पानी पूरी की दुकान के लिए पूरी ढूंढ सके। तुमने जोश जोश में कह तो दिया, मगर हम पूरी का जुगाड़ करेंगे कैसे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये जमींदार ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठता रहेगा। जब वो ये बात कह ही रहे होते हैं, वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी ही थकी हुई हालत में गुजर रहा होता है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। आप ठीक तो है ना दादाजी? रुकिए, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। रोहन, जाओ, पास में जो भी घर हो वहाँ से पानी लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। रोहन भागकर जाकर पास वाले घर से पानी लेकर आता है और उस बूढ़े व्यक्ति को पानी पीने के लिए देता है और उनसे पूछता है कि वो इतने थक हार कर कहाँ से आ रहे हैं। बेटा, मैं गांव के पहाड़ की चोटी चढ़कर आ रहा हूँ। वहाँ पर खास तरह की जड़ी बूटियाँ और खेत में बोने वाले बीज हैं। अगर आज तुम दोनों मुझे पानी ना पिलाते तो शायद आज मैं जिंदा ना बचता। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कहने के बाद अपने झोले में हाथ डालकर सुरेश और रोहन को वो जादुई बीज देता है और कहता है, जब भी तुम इन बीज को अपने खेत में बोओगे, तब तुम्हें 5 बार उस वस्तु का नाम लेना होगा जिसे तुम अपने खेत में उगाना चाहते हो, और अगले दिन वो उग जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर अपने रास्ते चला गया और सुरेश और रोहन उस जादुई बीज को अपने घर लेकर चले जाते हैं। चलो आज ही जाकर इस बीज को मेरे पिताजी के खेत में गाड़ देते हैं और देखते हैं कि ये सच में जादुई है या नहीं। सही कह रहे हो, अगर ये काम कर गया ना तो हमारी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। सुरेश और रोहन दोनों ही उस बीज को लेकर खेत में जाते हैं और 5 बार पानी पूरी का नाम लेकर उस बीज को खेत में बो देते हैं। अगली ही सुबह खेत में पूरी उग जाती है और सुरेश और रोहन दोनों ही अपनी पानी पूरी का ठेला डाल देते हैं और सिर्फ 20 रुपए में पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। अरे, ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है। जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी, अभी लगाता हूँ। सुरेश अपने ग्राहक को पानी पूरी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी अच्छी पानी पूरी नहीं खाई। मजा आ गया इस पानी पूरी को खाकर। एक काम करो, और 2 प्लेट लगा दो और 2 प्लेट घर के लिए भी बांध दो। धीरे धीरे करके सभी सुरेश और रोहन के पानी पूरी के ठेले पर आने लगते हैं। जब भी पूरी कम पड़ जाती है, पानी पूरी की खेती से पूरी लेकर आ जाता है। गांव वालों ने जमींदार के पानी पूरी के ठेले में से पानी पूरी खाना बंद कर दिया था। ये देखकर जमींदार आग बबूला हो जाता है और अपने कामगार गुल्लू से कहता है, गुल्लू, क्या हुआ? पानी पूरी का धंधा चल क्यों नहीं रहा? मालिक, वो पानी पूरी को 20 रुपए में बेच रहा है और हम 50 रुपए में, और मैंने तो सुना है कि उसकी पानी पूरी काफी स्वादिष्ट है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। अब कैसी तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूँ बस वैसा करना गुल्लू। चलो मेरे साथ। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही रात के अंधेरे में आकर सुरेश और रोहन के ठेले में आग लगा देते हैं। बहुत पानी पूरी बेचने का शौक था ना, अब बेचते रहना पानी पूरी। अगले दिन जब सुरेश और रोहन अपनी पानी पूरी बेचने आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरीके से जला हुआ है। ये किसने किया? भला ऐसा कोई क्यों करेगा?
ये पक्का उस जमींदार का काम होगा। हमारी दुकान की वजह से उसकी पानी पूरी की दुकान नहीं चल रही होगी और वो लोगों से पैसे नहीं ऐंठ पा रहा होगा। मगर मैं हार नहीं मानूंगा। हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। सुरेश और रोहन फिर से ठेला बनाते हैं और अपनी पानी पूरी एक बार फिर से गांव में बेचना शुरू करते हैं। और ये बात गुल्लू जाकर अपने मालिक जमींदार लखन को बताता है। क्या उन्होंने फिर से अपना ठेला लगा लिया? जी मालिक, इनके ठेले पर आग लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम सीधा जड़ पर हमला करेंगे। मैंने सुना है कि सुरेश के पिता के पास एक खेत है जहां पर ये दोनों जादुई पानी पूरी की खेती करते हैं। ये तो मैंने भी सुना है, मगर आप करने क्या वाले हैं? चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। बस तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही पानी पूरी की खेत में आ जाते हैं। तो ये है इनकी पानी पूरी की पूरी का राज। आज सब खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। जैसे ही जमींदार खेत में आग लगाने वाला होता है, उतने में ही खेत के बाजू में गड़े पेड़ की जड़ें उन्हें जकड़ लेती हैं। मालिक, आप बचाइए मालिक, आप बचाइए। अरे मैं खुद जकड़ा गया हूँ। पूरी रात जमींदार और गुल्लू फंसे होते हैं। अगले दिन जब सुरेश और रोहन पूरी की खेती करने आते हैं, तभी वो जमींदार लखन और गुल्लू को जकड़ा हुआ देखते हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश और रोहन, मैं तुम्हारी खेती जलाने के लिए आया था, मगर यहाँ के झाड़ों ने हमें जकड़ लिया। मैं तुम दोनों को आश्वासन देता हूँ कि मैं अपने सारे गलत काम छोड़ दूंगा और पानी पूरी भी 20 रुपए में बेचना शुरू कर दूंगा। ये झाड़ इन खेतों की रक्षा करते हैं। आपको अपनी गलती का पछतावा है, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। जैसे ही सुरेश और रोहन जमींदार और गुल्लू को माफ कर देते हैं, वैसे ही पेड़ उन्हें छोड़ देते हैं। चक्रधरपुर का राजेंद्र बाजार खाने पीने के सामान के लिए मशहूर था। वहाँ पर तरह तरह के खाने का सामान मिलता था और दूर दूर से लोग खाने आते थे। इसी में एक दीपक पानी पूरी नाम का ठेला था। उसकी पानी पूरी पूरे शहर में मशहूर थी। अरे भैया, एक पानी पूरी लगा दो। हाँ, जी भैया, अब ही लगाते हैं। एक बार दीपक की पानी पूरी खाओगे कभी भूल नहीं पाओगे और बार बार यहाँ ही आओगे। ये दीपक का वादा है आपसे। दीपक के ही बगल में सुरेश के फल की दुकान थी। दीपक और सुरेश अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दुकान के सामने विनोद के फायर पान की दुकान थी। दीपक और सुरेश की अच्छी बनती थी, पर दोनों की ही विनोद से अच्छी नहीं बनती थी। सुरेश अपने फल की दुकान बंद कर रहा होता है। अरे दीपक, चल भाई, 10 बज रहे हैं, दुकान बंद करने का समय हो गया भाई। हाँ हाँ, बस बंद ही करने वाला हूँ। क्या तुझे पता है कि विनोद की दुकान 2 दिन से क्यों नहीं खुली रही? अरे मुझे क्या शौक है कि मैं विनोद के बारे में पता करता रहूं? गया होगा कहीं शिमला मनाली घूमने, फेसबुक पर उसकी पोस्ट नहीं देखता। अपनी दुकान का भी वो बहुत अच्छा प्रचार कर लेता और यूट्यूब से भी उसे पैसे मिलते हैं। उसका फायर पान तो पूरे देश में मशहूर है, पता ही होगा तुझे। हाँ भाई, ये तो सही बात है। हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते। हमारी तरह फल वाले तो देश में लाखों हैं। इसकी दुकान कुछ अलग है, इसीलिए मशहूर है। अरे चल छोड़ भाई, घर चलते हैं, चल। सुरेश और दीपक साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। अगला दिन होता है। सुरेश दीपक को फोन करता है। हाँ हेलो दीपक, अरे तुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई बोल, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ, तू इतना घबराया क्यों लग रहा है? अरे दीपक, जल्दी से न्यूज़ खोल कर देख। अरे भाई, हम बर्बाद हो चुके हैं। क्या बोल रहा है तू? अरे रुक, मैं देखता हूँ। दीपक न्यूज चैनल खोलता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, चक्रधरपुर के राजेंद्र मार्केट में हुआ बड़ा हादसा। लगी भयानक आग, 75 दुकानें जलकर हुई खाक, 12 की मौत और 25 घायल। फायर पान की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से हुआ हादसा।
फायर पान की दुकान के मालिक विनोद की हुई घटना स्थल पर मृत्यु और आसपास की दुकानें भी बर्बाद हो गई। ये सुनते ही दीपक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। 2 मिनट के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाकर गेट खोलता है तो देखता है कि सुरेश खड़ा होता है। उसकी आंखें भी लाल होती है और वो गहरी चिंता में लगता है। अरे सुरेश, अरे ये क्या हो गया भाई? अरे हम तो बर्बाद हो गए। अरे विनोद के बारे में हम कल क्या क्या बोल रहे थे, एक आखिरी बार उससे मिल भी नहीं पाए। दीपक और सुरेश एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों शांत होते हैं। अरे चल यार, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। चलकर दुकान की हालत देख कर आते हैं। हाँ चल चल चल, अब जो हो गया उसको बदला तो जा नहीं सकता। सुरेश और दीपक साथ में राजेंद्र मार्केट जाते हैं। वहाँ पर अपने साथी दुकानदार से भी मिलते हैं जिनकी दुकानें जल चुकी होती हैं। अरे अब हमें फिर से नए सिरे से दुकान शुरू करनी पड़ेगी। हम जिस हालत पर थे उस पर पहुंचने में हमें महीनों लग जाएंगे। अरे भगवान करे जिनके साथ ये अनहोनी हुई है उन्हें और उनके परिवार को वो शक्ति मिले। भगवान उन्हें शक्ति और बुद्धि प्रदान करे कि वो फिर से हिम्मत कर पाए। दीपक और सुरेश अपनी दुकान फिर से बनाने में लग जाते हैं। उनके सामने ही विनोद की दुकान जली पड़ी होती है। विनोद के परिवार वाले एक बार उनकी दुकान को देखने आते हैं और उसकी पत्नी बहुत रो रही होती है। ये सब देखकर दीपक और सुरेश को बहुत बुरा लगता है। यार, जब भी मेरी नजर विनोद की जली दुकान पर पड़ती है तो मुझे उसकी याद आ जाती है और बहुत दुख होता है। उसकी फायर पान की दुकान कितनी फेमस थी। वो पहला था जिसने ये फायर पान शुरू किया था। हमें उसकी याद में कुछ करना चाहिए। अरे लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? दीपक और सुरेश की दुकान धीरे धीरे लाइन पर आने लगती है। दीपक और सुरेश रोज विनोद की दुकान देखते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। फिर एक दिन दीपक को एक आइडिया आता है। यार सुरेश, मेरी बात सुन, मुझे एक आइडिया है। क्यों ना विनोद के फायर पान से इंस्पायर होकर फायर पानी पूरी बनाए। इसका क्रेडिट विनोद को ही देंगे। इससे लोग उसे याद भी रखेंगे और हो सकता है हम भी फेमस हो जाएं। हाँ यार, तेरा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है तुझे ये करना चाहिए। इसके बाद दीपक और सुरेश मिलकर फायर पानी पूरी की दुकान शुरू करते हैं। उसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगाते हैं जिसमें विनोद के बारे में लिखा होता है और उसे ट्रिब्यूट दिया होता है। उसमें लिखा होता है कि कैसे दीपक को विनोद की जगह से फायर पानी पूरी बनाने की प्रेरणा मिली। उसमें विनोद के बारे में भी लिखा होता है कि जैसे वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था। वो लोग एक और बोर्ड भी बनाते हैं जिसमें लोग अपना रिव्यू लिख सकते हैं। देखते ही देखते युवाओं में ये फायर पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। अरे देखा तूने, मैंने कहा था ना तेरा आइडिया जरूर सफल होगा। मुझे पहले ही पता था। विनोद को भी कितना अच्छा लगता होगा कि उसके कितने सारे फ्रेंड्स थे। लोग उसके बारे में भी कितनी प्यारी प्यारी बातें हमारे रिव्यू बोर्ड पर लिख कर जाते हैं। अगर वो ये सब देख पाता तो कितना खुश होता। अरे हाँ यार, ये बात तो सच है। उसे तो सच में बहुत खुशी होती। मुझे लगता है हमें भी एक YouTube चैनल बनाना चाहिए जिससे हमारी भी पहुंच दूर दूर तक हो जाए। हाँ, इस बात में तो बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सुरेश और दीपक फायर पानी पूरी के नाम से एक YouTube चैनल बनाते हैं। वो वहाँ पर फायर पानी पूरी की रेसिपी और उसे खाने का अंदाज शेयर करते हैं। उस पर बहुत व्यूज आते हैं और देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ ही जाते हैं। इससे जो भी कमाई होती है वो दोनों आपस में बांट लेते हैं और फिर दोनों फेमस हो जाते हैं और उनकी फायर पानी पूरी पूरे देश में मशहूर हो जाती है और बहुत से अलग अलग जगह पर बिकने लगती है। एक समय की बात है जब लोगों के घरों में बिजलियां नहीं रहती थी। ऐसे में एक गांव था, मंदराचल। 2 चोर रात का समय देखकर चोरी की फिराक में थे।
इन दोनों ने पहले ही कई चोरियां कर रखी थी और अब दूसरी चोरियों में लगे थे। अरे रंगा, क्या हाथ लग गया है आज? जरा देखना तो। सब देख लिया है मैंने, आज बहुत माल हाथ लगा है, पर थोड़ा और होता तो। अब भी मन नहीं भरा इतना चुराने के बाद। क्यों, तुम्हारा मन भर गया क्या? मन तो मेरा भी नहीं भरा। न जाने कब से सोच रहा था कि तुम कहो तो कहीं और भी हाथ मारे। आओ चलो तब साफ कर दे कोई और घर। चलो कोई बड़ा बकरा पकड़ते हैं। ये तो मुखिया का घर लगता है। हाँ, उन्हीं का घर है और इनसे मालदार इस पूरे गांव में और कोई नहीं है। सही कह रहे हो। चलो यहीं कहीं तिजोरी होनी चाहिए उनकी। तार तैयार करके रखो तिजोरी खोलने के लिए। हाँ, सब तैयार है। वो रही तिजोरी, वहां देखो। वो लोग तिजोरी के पास जाते हैं। रंगा उस तिजोरी को खोलने लगता है। अरे और कितना समय लगेगा, अभी तक नहीं खुला। अरे भैया तिजोरी है, जूते का फीता नहीं, जो खींचा तो खुल गया। सब्र करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी तिजोरी खुल जाती है और रंगा मुस्कुराकर दरवाजा खोलता है। वाह, मान गए गुरु। जरा देखो तो, जेवर पैसे सब पड़े हैं यहाँ। हाँ भर लो, सब भर लो। एक नोट छोड़ना बस, ताकि मुखिया के काम आ जाए। श्श, धीरे, अब चलो। वो दोनों वहाँ से सारे पैसे भरकर निकल जाते हैं। अगली सुबह होती है और मुखिया उठकर तिजोरी वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि तिजोरी खुली है। अरे भाग्यवान, ये तिजोरी तुमने खोली थी क्या? नहीं, मैंने कोई तिजोरी नहीं खोली है, आप ही बंद करना भूल गए होंगे। प्रधान रुक्मणी की बात सुनकर तुरंत तिजोरी देखने चला गया। हे प्रभु, ये क्या हुआ? सारा पैसा सोना सब गायब हो गया। प्रधान की आवाज सुनकर रुक्मणी उस कमरे में भागी चली गई। कहाँ गए सारे पैसे? हे भगवान, ये क्या बला आ गई? अब हम लोग क्या करेंगे रुक्मणी? मेरे पूरे जीवन की कमाई बस एक रात में गायब। अजी आप प्रधान हैं, आप ही कुछ करिए। पूरे गांव में इतने दिनों से चोरी हो रही है, लेकिन आपने अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाला और अब देखिए हमारे ही घर में चोरी हो गई। मैं मानता हूँ कि समाधान ढूंढने में समय लग रहा है, पर कोशिश नहीं कर रहा क्या? मैं जा रहा हूँ पंचायत बुलाने। इसका कुछ तो करना ही होगा। जाइए और जल्दी से कुछ करिए, यहाँ पर खड़े मत रहिए। प्रधान वहाँ से निकल जाता है और कुछ घंटों बाद गांव की पंचायत एक पेड़ के नीचे लग जाती है। सभी लोग खड़े थे। कल रात मेरे घर में चोरी हुई है। तिजोरी से सारे पैसे लेकर वो चोर भाग गए हैं। मेरे घर में भी चोरी हुई है, कोई पहली चोरी नहीं है। ऐसी कितनी चोरियां हुई पर पंचायत तो नहीं बैठी। हाँ, बस इतना कह दिया कि रात तो आएगी ही, तो अंधेरे का क्या कर सकते हैं। ये कहकर लोगों को रफा दफा कर दिया। अब जब खुद पर बीती है तो यहाँ आए हैं पंचायत बिठाने। चलो भाई घर चलो। हाँ चलो, आखिर रात तो आएगी ही। अब इन्हें भी पता चले कि चोरी हो जाती है तो कैसा लगता है। इन्हें लगा कि हम छोटे लोगों के पैसे हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितना इनके लिए इनकी तिजोरी के पैसे। जब रात का कुछ कर पाना तब पंचायत बुलाना। अब प्रधान को उनकी ही बातें याद दिलाकर लच्छू और गांव वाले वहां से निकल पड़े। जब खुद पर बीती तो उन्हें समझ में आया और फिर उन्हें बहुत शर्म आई, जिस कारण उनका मुंह लटका हुआ था। प्रधान वहां से निकलकर अपने खेतों की ओर बढ़ गए। मेरी ही गलती है, लोग सही कह रहे हैं। प्रधान तो बन गया, लेकिन गांव के लोगों की दिक्कतों को समझ नहीं पाया और टालता रहा। पर अब पछतावे क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। पर अब समाधान करूं भी तो कैसे करूं? तभी प्रधान को खेत के एक बिल में कुछ चमकता दिखाई दिया। ये इस गड्ढे में क्या चमक रहा है? प्रधान गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं
और देखते हैं कि उसमें एक मणि चमक रही है और तभी एक नाग गड्ढे के पास आ जाता है। सांप, सांप, अरे बचाओ सांप। शांत हो जाओ बालक, ये सांप बोल रहा है। हाँ, बोलना पड़ रहा है बालक, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मैं 50 साल का होने वाला हूँ सांप महाराज, आप मुझे बालक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं तो हजारों वर्षों से जीवित हूँ, तो तुम तो बालक ही हुए ना। क्षमा कर दीजिए सांप महाराज, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपकी नागमणि चोरी करने नहीं आया था, ये तो एक गलत फहमी है। वरदान मांगो। वरदान? हाँ, मैं दंड देने नहीं आया हूँ। नागमणि एक मनुष्य की नजर में नहीं आनी चाहिए, इसी कारण तुम कोई वरदान मांगो। ये गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें इसे देखने दिया। वरदान पाते ही तुम मणि के बारे में भूल जाओगे और तुम्हें सिर्फ वो वरदान और मैं ध्यान में रहूंगा। वरदान? प्रभु, ये तो बड़ा ही हंसी वाला प्रसंग है। यदि ये कुछ दिन पहले हुआ होता तो मैं आपसे हीरे जवाहरात मांगता, लेकिन अब जब मुझे अपने प्रधान होने की जिम्मेदारी का एहसास हो गया है तो मुझे बस आपसे ये मांगना है कि आप रात में रोशनी कर दें और गांव की चोरियां बंद कर दें। ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, रचयिता ही दे सकते हैं। कुछ और मांगो। नहीं प्रभु, यही वरदान देना है तो दीजिए, मुझे केवल मेरे गांव की समस्याओं का हल चाहिए। ये ठीक है, लेकिन प्रकृति के खिलाफ कोई वरदान देना मेरे बस में नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये बीज देता हूँ, इन्हें तुम इस खेत में बोना। मात्र 1 महीने में तुम्हारे गांव की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद प्रभु। प्रधान बड़ी ही खुशी से गांव लौटकर फिर एक पंचायत बुलाते हैं। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी रात में दिन करने का मार्ग ढूंढ लिया क्या प्रधान जी? अभी तो बस कुछ ही घंटे हुए हैं। अगर यही बात वापस करनी है तो अभी बता दीजिए ताकि हम चले जाएं। नहीं नहीं, रुको, मेरी बात तो सुनो। कहिए। मैंने मार्ग ढूंढ लिया है। प्रधान उन सबको सारी बातें बताते हैं। पर उन बीजों को छिड़कने से हमारी रात की समस्या कैसे हल होगी? ये तो हमें कल खेत में जाकर ही पता चलेगा। मैं आग्रह करता हूँ कि कल कृपया मेरे खेत में जरूर आइएगा। सच कहूँ तो मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर फिर भी कल आकर देखते हैं प्रधान जी, आखिर आपकी बात सच है या नहीं। अगले दिन दोपहर में हर कोई अपना काम निपटाकर प्रधान के खेत में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर बड़े बड़े आकार के कद्दू उगे हुए हैं, जिनमें 2 आंखें और एक मुंह भी बना हुआ है। ये है हमारी समस्या का हल प्रधान जी। हाँ, यही है। ध्यान से देखो, अभी उजाला है तो इसमें रोशनी थोड़ी कम है, पर टिमटिमा जरूर रही है। हाँ, बात तो सही है, पर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? गांव का हर एक व्यक्ति इन्हें अपने घर ले जाए और गांव के मुख्य रास्तों पर इन्हें खंभों पर लगा दे, ताकि रात में कोई इन्हें चोरी ना कर पाए। आप पर शक करने के लिए हमें क्षमा कीजिएगा प्रधान जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। जब मेरे घर पर चोरी हुई तब मुझे समझ आया कि ये समस्या कितनी गंभीर है। धन्यवाद, अब हम इन्हें अपने घरों में लगा देते हैं। हर कोई वहाँ से कद्दू लेकर जाने लगा और कुछ दिन बीत गए। पूरा गांव अब रात के समय जगमगा रहा था। आज फिर चांदनी रात थी और मंदराचल अपने नए कद्दुओं से टिमटिमा रहा था। तभी 2 नकाबपोश गांव में प्रवेश करते हैं। अरे ये क्या, पूरा गांव ऐसे जगमगा रहा है मानो कि जैसे दिन का समय हो। पर अब हम चोरियां करेंगे कैसे? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। हाँ, मुश्किल तो है, पर कोई बात नहीं, सिर्फ उजाला ही तो है, पर लोग तो सो रहे हैं ना। सही कहा भैया। आओ चलो, अब हाथ साफ कर दे क्या? हाँ चलो। दोनों आकर फिर प्रधान के घर में रुकते हैं। लगता है इस प्रधान के पास बहुत पैसा है, तभी तो पूरे गांव में उजाला देने वाले इन कद्दुओं को लगवा दिया इसने। हाँ, आओ देखते हैं।
दोनों लोग चालाकी से बिना आवाज किए दरवाजा खोलने जाते हैं कि तभी अचानक कद्दू उन दोनों को पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दोनों की चीखें सुनकर लच्छू, मलखान, प्रधान और रुक्मणी कुछ ही पल में वहां चले आते हैं। चोर चोर चोर! हाय दैया, देखो कैसे भरे उजाले में चोरी करने चले आए हैं ये लोग। हाँ, अच्छा हुआ कि नाग देवता की कृपा से कद्दुओं ने हमें बचा लिया। मालिक, माफ कर दो मालिक, अब ऐसा नहीं करेंगे। आपकी पाई पाई चुका देंगे, बस इन कद्दुओं से छुटकारा दिलाइए। हाँ, हरदम कद्दुओं को खाया, पर आज लग रहा है कि ये कद्दू हमें ही खा जाएंगे। अच्छा है, खा जाए तुम्हें। भागे थे ना तुम, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। दोनों चोर अपनी लालच के चलते पकड़े गए और कद्दुओं की लालटेन की वजह से अब पूरा गांव सुरक्षित हो गया। ये कहानी है प्रेमनगर गांव की। वैसे तो प्रेमनगर गांव खुशनुमा और बहुत ही प्यारा था। गांव में हमेशा शांति बनी रहती। उसी गांव में मंगलू नाम का एक भिखारी रहा करता था, जो आसमान को चादर समझकर और धरती को बिस्तर समझकर कहीं पर भी भूखे पेट सो जाया करता था। ऐसे ही हर सुबह मंगलू मंदिर का प्रसाद खाकर रास्ते और चौराहे पर भीख मांगने निकल जाया करता था। मंगलू का स्वभाव बहुत ही अलग था। दूसरों से भीख लेकर वो अपना पेट न भरता, बल्कि उन्हीं पैसों को और अपने साथी भिखारियों को बांट देता। हाय राम, आज तो एक फूटी कोड़ी हाथ नहीं लगी, क्या खाएंगे हम? अब क्या बताऊं काका, मैंने तो आखिरी बार भर पेट खाना कब खाया था मुझे याद ही नहीं। गोपाल और अन्य भिखारी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंगलू आ गया और उनसे कहने लगा, आज तक मैंने तुम सभी भिखारियों को भूखे पेट सोने दिया है क्या? जो आज दूंगा, जरा ये देखो मेरे पास क्या है। दही, जलेबी और खूब सारी खिचड़ी। मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू छलक आए। अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता आज, ना जाने मैं क्या खाता और कहाँ जाता। मैं तो भूखा ही मर जाता। अरे ऐसे कैसे परलोक जाओगे? पहले इसी धरती पर स्वर्ग का आनंद ले लो, ये खिचड़ी और दही जलेबी खाकर। सारे भिखारियों ने मिलकर, जमकर और बड़ी ही चाव से खिचड़ी, दही और जलेबी खाई और सब आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई, गोपाल काका, रमेश, कहाँ हो तुम सब? काका, काका, रमेश, कहाँ गए तुम दोनों? अब मैं किसके साथ भीख मांगूंगा? वो दोनों चोर थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुबह सुबह ही पुलिस आई और उन्हें उठाकर ले गई, जब तुम गहरी नींद में थे। ये कैसा भद्दा मजाक है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो दोनों तो नेक इंसान थे, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मंगलू उन्हें ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और देखा कि दोनों पुलिस के कैद में हैं। उन्हें देखकर मंगलू ने कहा, साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? मुझसे तुम ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? हम भिखारी हैं साहब, दुनिया से भले भीख मांगे पर हमारा गिरबान इतना कमजोर नहीं है कि हम चोरी कर लें। बड़ी बोलती निकल रही है तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहें तो इसे भी अंदर कर दूं? हाँ हाँ, कर दो, लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उन हवलदारों ने मंगलू की एक ना सुनी और उसे काल कोठरी में डाल दिया। उसी काल कोठरी में जहां गोपाल और रमेश पहले से कैद थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उन लोगों ने मुझे और रमेश को इस जेल में बंद कर दिया। जिस जगह पर हम रात को सोया करते थे, उस जगह को एक व्यापारी ने खरीद लिया है, सेठ बिजोरी मल ने। लेकिन इसमें तुम्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? उस रात जब तुमने हमें जलेबियां खिलाई थी ना, तब जाकर रमेश ने मंगलू को सारी बात बताई। कुछ भी कहो, मंगलू है तो बड़ा दानी। हाँ, अब सुबह होते ही उनकी आंख खुलेगी, तब तक उन्हें होश नहीं आएगा। घोड़े बेचकर सोते हैं मंगलू भाई। उतने में वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और कहने लगे,
इन भिखारियों को यहाँ से उठवाकर किसी जंगल या रेगिस्तान में छोड़ दो। ये जमीन हमारे गांव के नेता की है और एक शहरी व्यापारी आकर यहाँ पर बड़ा सा मॉल बनाने वाला है। इन भिखारियों की औकात ही क्या है, इन्हें जल्दी भगाना ही पड़ेगा। जब मॉल बनेगा तो मैं भी उस मॉल में अपनी एक दुकान खोलूंगा और ये बुरे काम बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, पहले चलो इन्हें भगाओ। इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें हवालात में बंद करा दो। सरदार, यहाँ पर जितने भी भिखारी हैं ना, उनमें से एक मंगलू है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अच्छा आदमी है, बाकी भिखारियों को हम जेल में डलवा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी करो। उन गुंडों ने मंदिर से कुछ सामान चोरी कर उन भिखारियों के पास रखवा दी और पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत खिलाकर उन्हें कैद में डलवा दिया। अच्छा तो ये बात है, उस रात अगर मैं सोया ना होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सब मेरी ही गलती है। मंगलू उन भिखारियों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। मत रो मंगलू भाई, हो ना हो ये सब हमारे किसी पाप का नतीजा है। जो भी हो, अब हम बाहर कैसे जाएंगे ये सोचिए। इस जेल में सिर्फ एक बल्ब है जो दिन में भी जलता है और इससे मैं परेशान हूँ। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, सब तोड़ दूंगा जेल के अंदर में। उस वक्त रमेश ने एक लकड़ी उठाई और उस जलते हुए बल्ब में दे मारी। उस लकड़ी के प्रभाव से बल्ब फूट गया और उसमें से एक रोशनी निकली। वो रोशनी सारे कैदियों को एक नई दुनिया में लेकर चली गई, जहां उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कई सारे कैदी मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये सारे लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बल्ब की दुनिया कैसे आ गई? तब वहां पर एक बूढ़ा कैदी आ गया और उनसे कहने लगा, आओ आओ मंगलू, तुम आओगे ये हमें भली भांति पता था, पर ये नहीं पता था कि इतनी देर से आओगे। आपको मेरा नाम कैसे पता और आप कौन हैं? ये सब हो क्या रहा है? आप हमारे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? इस बल्ब की दुनिया से जेल बड़ा अच्छा दिखता है। जेल में जितने भी बल्ब हैं सब कैमरा जैसे काम करते हैं। हम यहाँ बैठकर जेल की सारी बातें सुन और देख सकते हैं। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हम भी यहाँ पिछले हफ्ते से कैद हैं। ये ग्रहों का हेर फेर है। जब भी ग्रहों से कोई खेलता है बल्ब का दरवाजा खुल जाता है और ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इसका एक ही उपाय है। आप सबको बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए क्या करना है? इसके लिए तुम्हें जेल के सारे बल्ब फोड़ने होंगे। इतना कहकर बूढ़ा कैदी उन्हें जादुई बल्ब के पास लेकर चला गया। ये इतना बड़ा बल्ब, इससे हम कैसे आजाद होंगे? इस बल्ब को वही तोड़ सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो और दिल का बड़ा सच्चा हो और दयालु भी हो। ये काम तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। चलो हटो। किसी की ना सुनकर रमेश ने एक लकड़ी उठाई और ना आओ देखा ना ताओ और वो उस बल्ब को फोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन उस जादुई बल्ब का करंट इतनी तेज था कि रमेश की हालत खराब हो गई और उसे जोरदार करंट लगा। अरे बाप रे, अरे भगवान रे, करंट लग गया मुझे। रमेश को इतना जोर का झटका लगा कि सारे डर गए और रमेश दूर खड़ा हो गया। तभी उस विशाल बल्ब से आवाजें आई। प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ये बल्ब बहुत बड़े पुजारी की है जिसने जेल में निर्दोष होकर सजा काटी थी। इस बल्ब को मैं फोड़ूंगा और सबको यहाँ से आजाद करूंगा। इतना कहते ही रमेश के हाथों से लकड़ी लेकर मंगलू उस बल्ब के करीब पहुंच गया और बड़ी जोर से लकड़ी लेकर उस बल्ब पर दे मारा। जैसे ही लकड़ी बल्ब पर लगी वो बल्ब फूट गया और उसमें से कैदी की आत्मा निकली और कहने लगी, धन्यवाद मंगलू, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमें आजाद किया है। तुम्हारी तरह ही मैं भी बेगुनाह था और मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे ही श्राप के कारण सारे जेलवासी
इस बल्ब की दुनिया में आ गए। लेकिन आपको सबक सिखाना ही था तो उन्हें सिखाना था ना, जिन्होंने ये पाप किया, ना कि निर्दोष कैदियों को। इसके पीछे का कारण ये है कि मैं तुम्हें ये बल्ब देना चाहता था। इस बल्ब से तुम असली दुनिया में जाकर जो चाहे वो कर सकते हो। उस आत्मा ने मंगलू को एक बल्ब दी और उसके बाद वो आत्मा वहाँ से गायब हो गया और सारे ही दोबारा जेल में आ गए। तब मंगलू ने कहा, हमें एकजुट होकर रहना होगा, इस जेल से निकलना ही होगा। इतना कहकर मंगलू ने उस बल्ब को होल्डर पर लगा दिया और बल्ब जलने लगा। जैसे ही बल्ब जला, सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये देखो, जेल की सारी सलाखें खुल चुकी हैं। हमें यहाँ से अब भागना चाहिए। सही कहा रमेश बेटा तुमने। चलो जल्दी चलो। सारे कैदी जेल से भाग रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सारे घूसखोर पुलिस वाले एक तरफ एक बड़ी से जेल में कैद हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रमेश, मंगलू और गोपाल काका वहाँ से फरार हो गए। इन्हें छोड़कर यहाँ से निकल चलो, वरना दूसरी विपदा आन पड़ेगी। मंगलू और उसके साथी भिखारी वहाँ से भागकर दोबारा उसी मंदिर के पास आ गए जहाँ सारा कारनामा हुआ था। उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा नेता वहाँ अपने गुंडों को लेकर खड़ा है। अब तुम सब कहाँ भागोगे? इस जगह पर हम एक नया मॉल बनाने वाले हैं। मुझे पहले से पता था कि आप सब इस जगह के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये जमीन ना तो आपकी है और ना ही सरकार की। इतना कहते ही मंगलू ने अपने झोले से जादुई बल्ब को निकाला और उस बल्ब को जमीन पर रख दिया। जैसे ही बल्ब जमीन पर रखी गई, जादुई बल्ब एक बल्ब रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो गई। सारे भिखारी ये मंजर देखकर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बल्ब के आकार का रेस्टोरेंट कहाँ से आ गया? जवानों, जाओ और इस रेस्टोरेंट को तोड़ डालो। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए। जी सरदार, ऐसा ही होगा। जैसे ही गुंडे उस बल्ब के रेस्टोरेंट को तोड़ने गए, उन्हें एक जोरदार बिजली का झटका लगा। तुम सबसे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर नेताजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बल्ब रेस्टोरेंट पर दे मारा। जैसे ही पत्थर उस बल्ब रेस्टोरेंट पर पड़ा, वहाँ तेज हवाएं चलने लगी और बिजली के तेज झटके से नेताजी बल्ब में कैद हो गए। नेताजी के बल्ब में कैद होते ही आत्मा प्रकट हुई। वो आत्मा उसी जेल के कैदी की थी जो कि बेगुनाह था। इसी पापी के कारण बेगुनाह होकर भी मैं जेल में कैद था, लेकिन अब और नहीं। अब इसका अंजाम बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मंगलू। तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण ये बल्ब रेस्टोरेंट है। अब से तुम सब इसी में काम करोगे। ये जमीन तुम सबके नाम पर होगी। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई और सारे भिखारी उस बल्ब रेस्टोरेंट में मेहनत से काम करने लगे और अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगे।